नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आयकर का परिचय और आयकर के परिचय में आज हम बात करेंगे कृषि आय। कृषि आय यानी एग्रीकल्चरल इनकम। कृषि आय आयकर के अंतर्गत करमुक्त है। जो आयकर अधिनियम की धारा 10 उप धारा 1 के अंतर्गत कृषि आय करमुक्त है। आयकर अधिनियम की धारा 1 उप धारा 1 के अंतर्गत कृषि आय करमुक्त है, लेकिन ऐसी कृषि आय भारत में स्थित कृषि भूमि से ही प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी कृषि आय भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। अगर कृषि भूमि विदेश में स्थित है और अगर कृषि आय प्राप्त होती है तो वो आय कृषि आय नहीं कहलाती, वो ऐसी आय कर योग्य होगी। तो कृषि आय भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। यहां पर कृषि भूमि से हमारा क्या तात्पर्य है? 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित या आसपास के क्षेत्र में स्थित भूमि कृषि भूमि कहलाती है। 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित भूमि या उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित भूमि ही कृषि भूमि कहलाती है। तो जो आय है वो कृषि भूमि से होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किन स्थितियों में जो भूमि है वो कृषि भूमि नहीं कहलाएगी। तो निम्नलिखित वर्णित सीमाओं में स्थित भूमि भले ही कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो, कृषि भूमि नहीं कहलाती। तो जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र बांटे गए हैं। जनसंख्या और स्थानीय सीमा। इसमें पहला है शहर या गांव की जनसंख्या 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख से अधिक न हो। अगर किसी शहर या गांव की जनसंख्या 10,000 से अधिक है, हमने बात की थी कि 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित या उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित कोई भूमि है वो कृषि भूमि कहलाती है।
अब अगर किसी शहर या गांव की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है तो भूमि ऐसे शहर या गांव की स्थानीय सीमा, भूमि ऐसे शहर या गांव की स्थानीय सीमा के 2 किलोमीटर से अधिक दूर न हो। अगर किसी शहर की जनसंख्या 10,000 या उससे 10,000 से अधिक और 1 लाख से अधिक नहीं है, यानी 1 लाख तक की जनसंख्या है, और भूमि जो है ऐसे शहर या गांव की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर तक ही है, यानी 2 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित नहीं है, 2 किलोमीटर तक की सीमा में ही है, तो ऐसी भूमि फिर कृषि भूमि नहीं कहलाती। अगर गांव या शहर की जनसंख्या 10,000 से अधिक और 1 लाख तक की जनसंख्या है, 1 लाख से अधिक नहीं है, तो कृषि भूमि के लिए शर्त यह है कि वो भूमि 2 किलोमीटर से दूर स्थित होनी चाहिए। अगर 2 किलोमीटर तक की सीमा में है तो वो भूमि कृषि भूमि नहीं कहलाती। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, शहर या गांव की जनसंख्या 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से अधिक न हो, तब जो है भूमि ऐसे शहर या गांव की स्थानीय सीमा के 6 किलोमीटर से अधिक दूर न हो। अगर शहर या गांव की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है और 10 लाख तक है, 10 लाख से अधिक नहीं है, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या वाला अगर शहर है और जो भूमि है वो 6 किलोमीटर की सीमा के अंदर है, तो ऐसी भूमि कृषि भूमि नहीं कहलाती। अगर शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक है तो कृषि भूमि के लिए शर्त यह है कि उसको 6 किलोमीटर से दूर स्थित होना चाहिए। अगर वो 6 किलोमीटर से दूर स्थित है तभी वो कृषि भूमि कहलाएगी। तो ये जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर अगर कोई भूमि है तो वो भूमि कृषि भूमि नहीं कहलाती। तीसरा है शहर या गांव की जनसंख्या 10 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से, वैसे तीसरी श्रेणी यही है, 10 लाख से अधिक हो। अगर 10 लाख से अधिक है तो भूमि स्थानीय सीमा के 8 किलोमीटर से अधिक दूर ना हो। अगर शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और भूमि 8 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, यानी 8 किलोमीटर तक की ही सीमा में है, तो ऐसी भूमि भी कृषि भूमि नहीं कहलाएगी। कृषि भूमि कहलाने के लिए उसको 8 किलोमीटर से दूर स्थित होना पड़ेगा अगर शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो कृषि भूमि जो है उसका निर्धारण करना आवश्यक है, क्योंकि कृषि आय भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। और कृषि भूमि कौन सी कहलाती है? कृषि भूमि इन शर्तों को पूरी करने पर ही वो भूमि है वो कृषि भूमि कहलाएगी। अब हम बात करेंगे कृषि आय। जो कृषि आय है, कृषि आय में क्या क्या सम्मिलित है? अब अभी हमने बात की कृषि भूमि की, अब हम बात करेंगे कृषि आय।
कृषि आय में क्या क्या सम्मिलित है? कृषि आय में मुख्य रूप से केवल दो प्रकार की आय सम्मिलित है। पहली है कृषि भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर देने से प्राप्त आय। कृषि भूमि को कृषि कार्यों के लिए किराए पर देने से प्राप्त आय। अगर जो भूमि का स्वामी है, अगर वो किसी और को कृषि कार्यों के लिए भूमि किराए पर दे देता है और बदले में किराए की आय प्राप्त करता है, तो ऐसे किराए की आय कृषि आय कहलाएगी और कृषि आय करमुक्त आय मानी जाएगी। दूसरी है कृषि कार्यों द्वारा पैदा उपज के विक्रय से प्राप्त आय। कृषि कार्यों द्वारा पैदा उपज या फसल के विक्रय से प्राप्त आय। कृषि कार्य करके जो फसल पैदा की है उसको बाजार में बेचकर अगर आय प्राप्त की जाती है तो वो कृषि आय कहलाती है और कृषि आय करमुक्त है। पहले बात करते हैं हम किराए की आय के बारे में। तो किराए की जो आय है वो किराया जो है, किराया मुद्रा, किराया जो है मुद्रा एवं वस्तु के रूप में प्राप्त हो सकता है। यानी किराए के रूप में नगद पैसा भी दिया जा सकता है या किसी प्रकार की वस्तु दी जा सकती है। किराए के रूप में प्राप्त फसल के विक्रय से आय कृषि आय कहलाती है। अगर जिस व्यक्ति को किराए पर दी है कृषि भूमि और वो किराए के बदले में अगर फसल दे देता है और जो भूमि का स्वामी है वो उस फसल को बेचकर अगर आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय भी कृषि आय कहलाती है। किराए की बकाया राशि पर प्राप्त ब्याज, किराए की बकाया राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि कृषि आय नहीं मानी जाती। अब अगर जिस व्यक्ति को भूमि किराए पर दी है और वो किराया बकाया हो जाता है, किराया नहीं चुका पाता कुछ समय अवधि के लिए, और फिर जो बकाया राशि पर अगर उससे ब्याज वसूल किया जाता है तो उस ब्याज की राशि या जो ब्याज की आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कृषि आय के लिए आय का सीधा संबंध भूमि से होना चाहिए और यहाँ पर जो ब्याज की राशि है उसका सीधा संबंध भूमि से नहीं है। ये बकाया जो राशि है किराए की उस पर प्राप्त ब्याज है। तो अगर ब्याज की राशि प्राप्त होती है किराए की बकाया राशि पर तो वो कृषि आय नहीं मानी जाती। कृषि में प्रयुक्त पशुओं को चराने हेतु स्वयं उगी हुई घास या जंगल को किराए पर देने से प्राप्त आय। जिन पशुओं को कृषि में काम में लिया जाता है
और उन पशुओं के चराने के लिए अगर जो स्वयं उगी हुई घास है या फिर कोई जंगल उग जाता है, उसको अगर किराए पे दे दिया जाता है उन पशुओं को चराने के लिए, तो ऐसी भूमि से जो प्राप्त आय होती है, किराए की आय होती है, स्वयं उगी हुई घास या जंगल को जब चराने के प्रयोग के लिए अगर किराए पे दे दिया जाता है, उससे जो आय प्राप्त होती है वह भी कृषि आय कहलाती है। प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है। तो किराए के संबंध में हमने देखा कि जो कृषि आय है, कृषि आय दो प्रकार की हो सकती है। कृषि भूमि को किराए पर देने से प्राप्त आय, और जो फसल पैदा हुई है उसको बेचकर जो आय प्राप्त की जाती है। तो किराए की आय में हमने देखा कि किराया मुद्रा और वस्तु किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगर किराए के रूप में फसल प्राप्त हुई है और उसको बेचने से जो आय प्राप्त हुई है वो भी जो है कृषि आय कहलाती है। और किराए की बकाया राशि पर अगर ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो कृषि आय नहीं कहलाती। अगर कृषि में प्रयुक्त जो पशु हैं उनको चरने के लिए स्वयं उगी हुई घास या फिर जंगल किराए पर दे दिए जाते हैं और उनसे जो किराए की आय प्राप्त होती है वह भी कृषि आय कहलाती है। दूसरा है कृषि कार्य द्वारा पैदा उपज के विक्रय से प्राप्त आय। यहां पर कृषि कार्य कौन कौन से हैं? तो कृषि कार्यों की अगर हम बात करें तो कृषि कार्य दूसरी जो आय है, जो फसल पैदा हुई है, जो उपज पैदा की है, वो कृषि कार्य के द्वारा होनी चाहिए। तो कृषि कार्य यहां पर क्या है? कृषि कार्य से तात्पर्य क्या होता है? कृषि कार्य में प्राथमिक कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। यानी कि भूमि पर ये दोनों कार्य किए जाने चाहिए, कृषि कार्य किए जाने चाहिए, और कृषि कार्य करने से जो उपज पैदा हुई, जो फसल पैदा हुई, उसके विक्रय से प्राप्त आय ही जो है कृषि आय कहलाती है। तो प्राथमिक कार्य कौन कौन से हो गए? प्राथमिक कार्य जैसे भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना आदि, ये जो पौधा उगने से पहले के जो कार्य होते हैं वो सारे प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। दूसरा सहायक कार्य हो गए पौधा उगने के बाद के कार्य। इसे फसल की सिंचाई करना, कीटनाशक छिड़कना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और फसल की कटाई। तो ये जो दोनों कार्य हैं, जो प्राथमिक और सहायक कार्य, वही कृषि कार्य कहलाते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो कृषि कार्य में प्रयुक्त पशुओं से प्राप्त दूध एवं मक्खन के विक्रय से आय कृषि आय होती है। हमने बात की कि जो कृषि कार्य करके जो फसल पैदा की उसको बेचने से आय कृषि आय कहलाती है। और जो कृषि कार्यों में जो पशु प्रयुक्त किए गए हैं, जो पशु काम में लिए गए हैं, उनसे प्राप्त दूध एवं मक्खन के विक्रय से आय जो होती है वो भी कृषि आय में शामिल की जाती है। फल एवं फूलों की खेती से आय। ऐसा जरूरी नहीं है कि फसल हो जो केवल खाद्यान्न फसल हो या तिलहन हो, दालें हो, यही उगाई जाए और उनके विक्रय से जो आय प्राप्त की जाती है वही कृषि आय है। अगर फल एवं फूलों की खेती की जाती है और उससे जो आय प्राप्त होती है वह भी कृषि आय
में शामिल की जाती है। जंगल एवं वृक्षों की लकड़ी के विक्रय से आय, यानी ये जो जंगल और जो वृक्ष हैं करदाता द्वारा उगाए जाने चाहिए। अगर करदाता द्वारा जंगल या किसी प्रकार के जो लकड़ी के वृक्ष उगाए जाते हैं और उनके वृक्षों की लकड़ी के विक्रय से जो आय प्राप्त होती है वह भी कृषि आय। जरूरी नहीं है कि केवल जो फसल है वो खाद्यान्न हो, खाद्यान्न फसल के अलावा अगर फल एवं फूलों की खेती की जाती है और उससे जो आय प्राप्त होती है वो भी कृषि आय कहलाएगी। अगर जो जंगल उगाए गए और लकड़ी के वृक्ष उगाए जाते हैं और उनको काट कर अगर लकड़ी बेची जाती है उससे जो आय प्राप्त होगी वह भी कृषि आय कहलाती है। फसल के नष्ट होने पर बीमा, फसल के नष्ट होने पर अगर फसल ओलावृष्टि से या अन्य किसी कारण से अगर नष्ट हो जाती है, प्राप्त बीमा की राशि, अगर फसल नष्ट हो जाती है और फसल नष्ट होने पर अगर बीमा की राशि प्राप्त होती है वह भी कृषि आय में शामिल की जाती है, कृषि आय कहलाएगी। कृषि कार्यों में संलग्न फर्म के साझेदारों को प्राप्त ब्याज एवं वेतन, अगर कोई फर्म है जो कृषि कार्यों में लगी हुई है और फर्म से साझेदारों को अगर उनकी पूंजी पर ब्याज या फिर वेतन दिया जाता है तो वो जो ब्याज और वेतन है वो साझेदारों के लिए कृषि आय मानी जाएगी और करमुक्त होगी। फसल के विक्रय के संबंध में एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो फसल पैदा हुई है उसके लिए कृषि कार्य किए जाने चाहिए। करदाता द्वारा प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य दोनों कार्य किए जाने चाहिए और इन दोनों कार्यों को करने के बाद जो फसल पैदा हुई है, जो उपज पैदा हुई है, उसके विक्रय से जो आय प्राप्त की है वही कृषि आय मानी जाएगी। अगर करदाता स्वयं उगी हुई घास या फिर जो वृक्ष खुद से उग जाते हैं उनकी कटाई करके अगर बेचता है और उससे कोई आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय भी कृषि आय नहीं मानी जाती। कृषि आय के लिए दोनों कार्य किए जाने आवश्यक हैं। अब हम बात करेंगे अंशतः कृषि आय। कुछ आय ऐसी होती है जिनको अंशतः कृषि और अंशतः व्यापारिक आय माना जाता है। अंशतः कृषि आय कुछ अंश कृषि आय एवं कुछ अंश व्यापारिक आय माना जाता है। आय का जब आय का कुछ अंश कृषि आय एवं कुछ अंश व्यापारिक आय माना जाता है तो ऐसी आय अंशतः कृषि आय कहलाती है। ऐसी आय कौन कौन सी है? चाय के उत्पादन से आय, जो चाय के विक्रय से आय प्राप्त की जाती है उसको पूर्ण रूप से कृषि आय नहीं मानी जाती, अंशतः व्यापारिक और अंशतः कृषि आय मानी जाती है। चाय के उत्पादन के लिए दो क्रियाएं करदाता द्वारा की जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो पहली है चाय को उगाना, जैसे हमने कृषि आय में
फसल के लिए 2 कार्य बताए थे, प्राथमिक कार्य एवं सहायक कार्य। इसी प्रकार जो चाय के बागान में जो चाय का उत्पादन किया जाता है तब 2 कार्य की जाने आवश्यक है करदाता के द्वारा। एक तो चाय को उगाना, फिर चाय को विक्रय योग्य बनाना। ये दोनों क्रियाएं करदाता द्वारा की जानी चाहिए, तब चाय के बागान से प्राप्त आय का 60% कृषि आय एवं 40% व्यापारिक आय माना जाता है। यानी 60% कृषि आय और 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी अगर चाय के बागान से आय प्राप्त की जाती है। अगर करदाता द्वारा ये दोनों कार्य किए जाते हैं और फिर चाय की बिक्री की जाती है तो 60% कृषि आय और जो है 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। और जो व्यापारिक आय है वह कर योग्य होगी और जो कृषि आय है वो कर मुक्त होगी। अगर चाय के उत्पादन में संलग्न फर्म के साझेदारों को वेतन एवं लाभ में हिस्सा, चाय के उत्पादन में संलग्न फर्म के साझेदारों को प्राप्त वेतन एवं लाभ में हिस्से का 60% कृषि आय एवं 40% व्यापारिक आय माना जाता है। अगर कोई साझेदारी फर्म है और साझेदारी फर्म जो चाय के उत्पादन में लगी हुई है, चाय के व्यापार में लगी हुई है और अपने साझेदारों को वेतन या फिर लाभ में हिस्सा देती है, तो उन साझेदारों को जो वेतन और लाभ प्राप्त हुआ है उस वेतन और लाभ का 60% कृषि आय माना जाता है साझेदार के लिए और 40% व्यापारिक आय माना जाता है। कृषि आय कर मुक्त होती है और व्यापारिक आय कर योग्य होगी। चाय के नष्ट होने से प्राप्त बीमा राशि कृषि आय मानी जाती है। अगर चाय जो है चाय के बागान में नष्ट हो जाते हैं और फिर बीमा की राशि अगर प्राप्त होती है नष्ट होने पर, तो वो जो बीमा की राशि है वो कृषि आय मानी जाती है। अंशतः कृषि आय में दूसरी हम बात करेंगे रबड़ के उत्पादन से आय। दूसरा है रबड़ के उत्पादन से आय। करदाता द्वारा रबड़ के पौधे उगाए गए हों एवं पौधों से रबड़ उत्पादन करके आय प्राप्त की जाती है, तो 65% कृषि आय एवं 35% व्यापारिक आय मानी जाती है। अगर रबड़ उत्पादन किया जाता है, रबड़ के पौधे उगाए गए हो और फिर उन पौधों से रबड़ का उत्पादन कर अगर बेचा जाता है और आय प्राप्त की जाती है, तो ऐसी आय का 65% कृषि आय माना जाएगा और 35% जो है व्यापारिक आय माना जाएगा। व्यापारिक आय कर योग्य होती है, कृषि आय कर मुक्त होगी। तीसरा है कॉफी के
उत्पादन से आय। कॉफी के पौधों को उगाकर एवं प्राप्त कॉफी का शुद्धिकरण कर विक्रय से प्राप्त आय का 75% कृषि आय एवं 25% व्यापारिक आय मानी जाती है। अगर कॉफी के पौधे उगाकर और जो प्राप्त कॉफी है उसका शुद्धिकरण करके अगर विक्रय किया जाता है और आय कमाई जाती है तो ऐसी आय का 75% कृषि आय होगी और 25% व्यापारिक आय मानी जाएगी। अगर कॉफी में और कुछ प्रक्रिया कर दी जाए विक्रय से पहले, अगर कॉफी को भूनकर अथवा एवं चिकोरी या खुशबू वाला पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है। देखिए यहां पर ऊपर कॉफी रो फॉर्म में उसके वास्तविक फॉर्म में बेची गई थी, उसका केवल शुद्धिकरण किया गया था जो विक्रय के लिए आवश्यक है। तो अगर कॉफी का शुद्धिकरण करके बेचा जाता है केवल तब तो 75% कृषि आय और 25% व्यापारिक आय मानी जाती है। लेकिन अगर कॉफी को भूनकर या कुछ फिर आगे उसमें कुछ और प्रक्रिया की जाती है, जैसे उसमें कोई भूनकर खुशबू वाला पदार्थ मिला दिया जाता है और फिर बेचा जाता है, तो प्राप्त आय का 60% कृषि आय एवं 40% व्यापारिक आय मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब उसको भूनकर या फिर खुशबू वाला पदार्थ मिलाकर बेचा जाएगा तब 60% कृषि आय और 40% व्यापारिक आय मानी जाती है। अंशतः कृषि आय में अगला है अन्य व्यवसाय से प्राप्त अंशतः कृषि आय। अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय। अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय, अगर स्वयं की उपज को उत्पादन कार्यों में लगाया गया है, यानी कि अगर करदाता द्वारा स्वयं की उगाई हुई फसल या उपज को किसी व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तब हम कृषि आय की गणना कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो उपज है उसका उचित बाजार मूल्य लेंगे और उचित बाजार मूल्य में से जो उपज की जो लागत आई थी उगाने की, उस लागत को हम घटा देंगे और शेष बचा मूल्य ही उस उपज से प्राप्त कृषि आय मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे स्वयं के उगाए हुए गन्नों को अगर किसी चीनी मिल में प्रयुक्त किया जाए कच्चे माल के रूप में, तो जो गन्ने हैं गन्नों का उचित बाजार मूल्य लिया जाएगा और उचित बाजार मूल्य में से उन गन्नों को पैदा करने की लागत को घटा दिया जाएगा और शेष बचा मूल्य ही उन गन्नों से प्राप्त कृषि आय मानी जाएगी। इस संबंध में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने बात की थी अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय की, यानी कृषि के अलावा कोई अन्य व्यवसाय भी है और उस व्यवसाय में कृषि की उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब जो उस व्यवसाय की आय है, अन्य व्यवसाय की जो आय है, उसमें से कितनी आय कृषि आय मानी जाएगी और कितनी आय गैर कृषि आय या व्यापारिक आय मानी जाएगी। तो हमने बात की थी कि जो कच्चा माल प्रयुक्त हुआ है उस कच्चे माल के बाजार मूल्य में से उस कच्चे माल की लागत घटा दी जाएगी और जो शेष राशि प्राप्त होती है वही कृषि आय मानी जाएगी। तो इसके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि एक शुगर मिल है, उसमें 40,000 क्विंटल गन्नों को क्रश किया गया, पेरा गया। इसमें से 6,000 क्विंटल गन्नों का उत्पादन स्वयं मालिक के द्वारा किया गया था, जिनको उगाने की लागत 6 लाख रुपए थी।
40,000 क्विंटल गन्ने जो है शुगर मिल में क्रश किए गए और 40,000 क्विंटल में से जो खुद के उगाए हुए गन्ने थे वो 6,000 क्विंटल गन्ने जो खुद के उत्पादन किए गए थे वो भी प्रयुक्त किए गए। यहाँ पर कच्चा माल जो है खुद की फसल जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की गई है 6,000 क्विंटल की। उगाने की लागत है 6 लाख रुपए। शेष गन्नों का बाजार मूल्य दिया गया है 40,000 क्विंटल टोटल गन्ने थे, उनमें से 6,000 क्विंटल खुद के उगाए हुए गन्ने थे, तो 34,000 जो गन्ने क्विंटल गन्ने जो बाहर से खरीदे उनका बाजार मूल्य दिया गया है, अलग अलग दरों पर खरीदा गया है। मिल का कुल लाभ 65 लाख रुपए है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि जो व्यवसाय का कुल लाभ जो 65 लाख रुपए है उसमें से कितना लाभ कृषि लाभ है और कितना लाभ गैर कृषि लाभ है। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि जो 6,000 क्विंटल गन्ने जो खुद के खेत पर उगाए गए थे और कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, इन 6,000 क्विंटल गन्नों का जो औसत बाजार मूल्य है उनके आधार पर हमको बाजार मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा और उस बाजार मूल्य में से 6 लाख की लागत हम घटा देंगे तो जो शेष राशि आएगी वो कृषि आय मानी जाएगी और उस कृषि आय को हम 65 लाख रुपए में से घटा देंगे और जो शेष राशि प्राप्त होगी वह गैर कृषि आय होगी। तो कैसे हल करेंगे? हम पहले ज्ञात करेंगे मार्केट प्राइस ज्ञात करेंगे गन्नों का। मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन, टोटल मार्केट प्राइस ज्ञात करेंगे। तो जो 20,000 क्विंटल है एट द रेट 880 पर क्विंटल, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1,76,00,000। जो अमाउंट आएगा वो आ रहा है 1,76,00,000। फिर 4,000 क्विंटल जो गन्ने हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,160 रुपया पर क्विंटल की रेट से। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4,000 को 1,160 से तो आता है 46,40,000। 46,40,000। फिर 10,000 क्विंटल गन्नों को मल्टीप्लाई करेंगे 1,040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। मल्टीप्लाई किया तो आया 1,04,00,000। 1,04,00,000 और इन सब का हम टोटल करें तो कॉस्ट आती है 34,000 क्विंटल शुगर केन की क्या कॉस्ट आ रही है या मार्केट प्राइस जो मार्केट प्राइस आ रहा है, मार्केट प्राइस है 34,000 क्विंटल गन्नों का मार्केट प्राइस आता है 3,26,40,000। 3,26,40,000। अगर औसत मूल्य ज्ञात करें, एवरेज मार्केट प्राइस, अगर एवरेज मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाए 3,26,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे 34,000 से तो 1 क्विंटल गन्ने का मूल्य आएगा 960 रुपए। 960 रुपए पर क्विंटल। तो बाजार मूल्य हमने ज्ञात कर लिया। अब ये जो 6,000 क्विंटल गन्ने जो खुद के खेत में जो उपजाए गए थे उनका हम बाजार मूल्य ज्ञात करेंगे 660 के हिसाब से। एवरेज मार्केट प्राइस गन्नों का हमने ज्ञात कर लिया 960 रुपए और जो है हम ज्ञात करेंगे अभी तो शुगर केन प्रोड्यूस किए गए हैं खुद की फार्म पे, तो हम ज्ञात करेंगे कि मार्केट यहां पे कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय और गैर कृषि आय का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मार्केट प्राइस ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस्ड एट इट्स ओवन फार्म, यानी खुद के खेत पर जो गन्ने उगाए गए थे
उनका मार्केट प्राइस, उनका उचित बाजार मूल्य कितना होगा। औसत बाजार मूल्य हमने ज्ञात कर लिया 960 रुपये आता है पर क्विंटल। तो 6000 क्विंटल का 960 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है मार्केट प्राइस आता है 57,60,000। अगर इन 6000 क्विंटल गन्नों को अगर बाजार में बेचा जाए तो इनका उचित बाजार मूल्य जो प्राप्त होता है वो होता है 57,60,000। और इसमें से अगर इनकी घटा दी जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस घटा दी जाए जो कि है 6 लाख रुपए की, तो इनको माइनस करने पर जो एग्रीकल्चरल इनकम आती है 57,60,000 में से 6 लाख माइनस की 51,60,000। तो ये जो 65 लाख की पूरी आय प्राप्त करी है व्यवसाय से, जो संपूर्ण व्यवसाय की आय है वो है 65 लाख रुपए। तो इस 65 लाख में से 51,60,000 जो है वो तो है कृषि आय। जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम हुई है 65 लाख रुपए। इसमें से लेस कर देंगे एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम हुई है 51,60,000 की, लेस कर देंगे तो बाकी बची हुई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्राप्त होगा। इनको अगर लेस किया जाए तो आता है 13,40,000। तो इस 65 लाख में 51,60,000 तो है एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय और 13,40,000 है गैर कृषि आय। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम जो करदाता की निवास स्थिति और निवास स्थिति के आधार पर कर भार यानी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।